मध्य बिंदु परिमेय पर हम बात करते हैं आज, इस पर बात करेंगे। हाई स्कूल में भी आप इसको पढ़ेंगे। मिड पॉइंट शॉर्ट में कहते हैं इसे एम। तो एमपीटी है क्या? है तो ये चतुर्भुज का सवाल, लेकिन लगती है थ्योरम त्रिभुज। ठीक है, क्या है ये? फिर मैं किताब में आपको सब दे रखा है, कॉपी में सब बनी हुई है, रिवीजन चल रहा है, केवल समझाऊंगा। ठीक है, जिन्होंने कॉपी में नहीं लिखा है वो किताब से देख के आज लिख लो। एमपीटी है अगर आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और एक कोण होता है, इसका तो जन्म कर ही चुके हो। कोई भुजा है, उसके 2 अंतबिंदु होते हैं और एक ऐसा बिंदु जो बिल्कुल भुजा के बीच में स्थित है, वो भुजा को 2 भागों में बांटता है, उसे मध्य बिंदु कहते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के, कितनी भुजाओं की? 2 भुजाएं। अब 2 भुजाएं आपको चुननी पड़ेगी, या तो इन्हें चुन लो, या इन्हें और इन्हें चुन लो, या इन्हें और इन्हें चुन लो। कोई 2 भुजा जनरली ये सामने दिखाई देती है, तो इन्हीं को चुनिए। किसी त्रिभुज की फॉर एनी ट्रायंगल 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। इन 2 भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, वो एक का भुजा का मध्य बिंदु P है और एक का भुजा का मध्य बिंदु Q है। इंग्लिश में लिख दूं? ठीक है, रिवीजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य बिंदु को मिड पॉइंट में हम कह रहे हैं P एंड Q, और P एंड Q क्या है? पॉइंट। पॉइंट P एंड Q आर है मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC। यानी P और Q भुजाओं AB और AC के कौन है? मिड पॉइंट है, तो 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ये इस पार्ट इसके ऊपर होगा और ये पार्ट इसके ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि इफ यू जॉइन मिड पॉइंट और 2 साइड ऑफ ट्रायंगल, यदि हम किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, मिलाओ, कहाँ मिलाएंगे? PQ को मिलाओ। मिलाने से प्राप्त रेखाखंड PQ क्या है? द लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स यानी मध्य बिंदु को मिलाने से इज है पैरेलल टू थर्ड साइड, तीसरी भुजा के समांतर, और साथ साथ तीसरी भुजा का दोनों। तीसरी भुजा के समांतर भी होती है। आप कागज पे खूब काट काट के बना के देखो। आपको त्रिभुज बनाओ, उसके मध्य बिंदु निकालो और उन्हें जोड़ो, उसे नापो, और तीसरी जो भुजा बची, तीसरी तो ये बची, इसे नापो, आप देखेंगे ये इसकी दुगनी होगी, है ना, और साथ साथ ये वाली भुजा इसके समांतर। ठीक है, ये इसकी दुगनी होगी और ये इसकी आधी होगी, और साथ साथ दोनों तरफ जब आप पैमाने से खींचोगे तो ये दोनों समांतर रेखा आएंगी। बात खत्म। इतनी सी मध्य बिंदु में है, मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसको समझने में बड़ा समय लग जाता है बच्चों। समझ में आ गई सबको? जी सर। आप कोई भी तो मध्य बिंदु ले लो, ये वाला इसको ले लो मध्य बिंदु, इसको मिला दो, इसको मध्य बिंदु लेकर इसको मिलाओगे तो ये वाली भुजा इस वाली की आधी हो जाएगी, और साथ साथ ये वाली भुजा इसके समांतर। आप चाहे इसको मिला दो, तो अब आपने ये 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया है, तो ये तीसरी भुजा की आधी भी होगी और साथ साथ तीसरी भुजा के समांतर। अब देखो ऐसे कितने सारे बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं। इफ मतलब यदि, तो इफ ये वाली बात, पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC, देन मतलब तब क्या होगा? अगर ये मध्य बिंदु, तब PQ जो है वो समांतर होगा BC के, और साथ साथ PQ जो है वो आधा होगा BC के। हमारी किताब में फिल्में किस रूप में लिखी है? उसने कहा है कि दिया है, दिया है मतलब क्या है? ये इसका क्या है? साइनोनियम, क्या कहते हैं उसे? पर्यायवाची। ठीक है, हाँ, साइनोनियम, सिनोनियम।
तो दिया है क्या दिया है हमें कि P तथा Q भुजाओं, और कौन सी भुजाओं? AB तथा AC के कौन है? मध्य बिंदु है। बहुत बढ़िया बात है। अगर है तो क्या निर्णय निकलेगा यहाँ से? उसे हम क्या कहते हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू प्रूव का सिनोनिम क्या है? टू शो भी कह देते हैं कभी। क्यों? और क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा? ये कुल मिला के है क्या? ये रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से? यहाँ से निकल कर आएगा कि PQ is half of BC and PQ parallel। अब देखो सवाल तो तुम किताब से कर ही रखे हैं आप लोगों ने कॉपी में, ठीक? अब आप समझने के हिसाब से लिखें। अब देखो ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। आप देखो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, ये क्या बन गया? चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की यही तो परिभाषा थी कल जब बात की थी हमने। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा यही बताई थी कि आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर है तो चतुर्भुज कैसा हो जाता है? समांतर हो जाता है। ये सबसे पहले सबसे कोने में बच्चा कौन बैठा है? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? इतना पीछे क्यों बैठे हो? आगे बैठो, आगे पूरी सीट खाली है, निकल के आओ। वो कौन है मॉनिटर क्लास में? क्यों भाई तुमने खुद अपने पास बैठा रखा है उसको? भाई आगे सीटें खाली है तो जिसकी बच्चे की हाइट कम है उसे आगे बैठा दिया करो। मॉनिटर का काम है तो, ठीक है? हमें बताओ नहीं बैठे? हाँ हमें बताया करो। बैठो आगे आगे बैठो भाई, सबसे आगे आओ। हाँ चलिए, तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया? अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये क्या है? विकर्ण। और विकर्ण क्या करता है? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में यानी ये वाला त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांग। इसका मतलब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। बहुत बढ़िया। अब अगर ये वाली बात करें, ये वाली भुजा इसके समांतर है या नहीं? क्योंकि जब ये भुजा पूरी भुजा के समांतर है तो ये वाली भुजा छोटी सी भुजा के समांतर होगी, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, छोटी सी इसके समांतर होगी। तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। जब ये दोनों समांतर हो गई फिर से क्या बन गया है? और ये क्या है? ये क्या करेगा? इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब इन तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर। बढ़िया बात होगी, ठीक? और बढ़ते हैं आगे। आप देखो ये वाली ये जो भुजा है, ये वाली भुजा इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने चाहिए। इस भुजा का मध्य बिंदु है और इस भुजा का मध्य बिंदु है, पी आर को मैंने मिला दिया तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाली भुजा एक छोटी सी भुजा के समांतर होगी, तो ये वाली भुजा एक छोटी सी भुजा इसके भी तो समांतर होगी। ऐसे ही ये हमने इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया था तो ये वाली भुजा इस पूरी भुजा के समांतर होगी, तो ये वाली भुजा छोटी सी भुजा के भी समांतर होगी। तो हमने देखा ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज देखिए क्या है? विकर्ण। क्या करेगा? इसका मतलब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? या ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम, यही त्रिभुज इसके सर्वांगसम और यही त्रिभुज इसके सर्वांगसम। यूक्लिड ने क्या कहा था? थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। एक ही चीज अगर कई चीजों के बराबर है तो वो कई चीजें भी आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये सारे त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर का ये नियम है। ज्यामिति में क्या कहते हैं उसको? चारों त्रिभुज कैसे हो गए? और चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसका अर्थ ये हुआ
कि इस बड़े वाले त्रिभुजों को कितने बराबर भागों में बांट दिया आपने? अब आपसे कोई कहे अगर कि भाई ये त्रिभुज है, इसे 4 बराबर भागों में बांटो, कैसे बांटोगे? मध्य बिंदु निकालोगे। अब मान लो घर पे बर्फी आई है, 4 भाई है, कतरी है, अब झगड़ा हो रहा है कि भाई कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा, तो बड़ा झगड़ा है। क्या करो, एक चाकू लो और एक त्रिभुज बना दो, ठीक है? इधर का निकाल के इधर का निकाल के इधर का जो बचा वो अपना एक तरफ रख दो, मम्मी पापा के लिए रख दिया, उनको तो बाद में बहुत कम ही मिलता है, ठीक। अब जो बचा हमारे पास त्रिभुज, उसको नाप के एक धागा लो, यहाँ से यहाँ तक नापो, उसे डबल कर दो, यहाँ से रख के मध्य बिंदु निकल आए, मध्य बिंदु में निशान, इसके मध्य बिंदु में निशान, तीनों का मध्य बिंदु को चाकू से जोड़ दिया। अब 4 बराबर भागो, समान 2 भाई है, समांतर चतुर्भुज बना दो, एक क्या बना दो, विकर्ण होगा बराबर। ऐसे ही ये क्षेत्रामिति में ये जो लेखपाल वगैरह आपके खेतों का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो सब इन्हीं विधियों से निकलता है। अभी लेखपाल का रिजल्ट आया था, 22,000 लोग सेलेक्ट हुए, लेखपाल बने थे वो। हाँ 22,000 थे, 2200 थे, हैं 2200 थे, 2200 कुछ थे या 22,000 कुछ थे, मुझे ऐसा ध्यान नहीं, जो भी थे। बहरहाल उसमें जो पेपर आता है लेखपाल के एग्जाम में, उसमें मोस्टली ये सब कंसेप्ट जो है वो वहाँ पर ऐसे ही पूछ जाते हैं। और जिस बच्चे ने कक्षा में बैठ के कक्षा 9 में अच्छे से समझ लिया होगा, उसे बाद में क्या समझना, वो तो नई चीज़ें पढ़ेगा। तो आपकी ये तैयारी चल रही है कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हो। आपको लगता होगा कि छोटे छोटे टॉपिक है, इससे हमारा क्या होगा। यही एक सवाल आपका सिलेक्शन जब करवाएगा तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या पढ़ा था। हिंदी में आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में पढ़ रहे हो, हर चीज़ को ऐसे पढ़ो कि इसका उपयोग कहीं ना कहीं आपको जीवन में पता नहीं कब मिल जाए। और इस पढ़ाई का उपयोग ऐसा है कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों 1 सेकंड में बदल जाती है। जैसे लेटर आता है, नाम लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है, बस हो गया काम। चलिए आगे बढ़ो, समझिए पूरे कंसेप्ट इसका। और आगे मान लो कोई एक है हमारे पास चतुर्भुज है, उल्टा सीधा, मतलब खाली चतुर्भुज है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, ना तो वो आयत है, ना वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ना वो वर्ग है, कुछ नहीं, कोई विशेषता उसमें नहीं, सामान्य चतुर्भुज है। तो जैसे हमने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया था, तो ऐसे ही हम चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यानी मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी तो मिला सकते हैं। मिलाएं, चलो मिलाते हैं। ये इसका मध्य बिंदु हो गया P, ये इसका मध्य बिंदु हो गया Q, ये इसका मध्य बिंदु हो गया R, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ये जितनी बार हमने बताई है, इससे 5-6 सवाल आपके हल हो जाएंगे और इससे 7-8 हो जाएंगे, ठीक है। लगभग दूसरी वाली एक्सरसाइज तो पूरी नहीं मिल जाएगी इतने काम जितना बता रहे। क्या क्या है हमें पता है, यहाँ पर हमें गिवन है, ज्ञात है, पता है कि P, Q, R and S are the midpoint of यानी मध्य बिंदु, बात समझ में आ रही होगी, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स यानी भुजाएं। तो P किसका मध्य बिंदु था, इसी क्रम में लिखो। Q किसका था, R किसका था, एंड S किसका था, और यहाँ लिख दो रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस क्रम में बिंदु लिखे हैं, तो मध्य बिंदु है ये, इसी क्रम में लिखी हुई भुजाओं। नहीं भी लिखोगे तो मैंने तो ये बात बताई दी थी आपको, लेकिन रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब 100% है कि भाई जिस क्रम में आपने बिंदु लिखे हैं ये, उसी क्रम में भुजाएं लिखी है। इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु है, जो पहले लिखी है भुजा, जो बाद में लिखी है वो दूसरे का है, तीसरे। समझना कोई दिक्कत? हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो कि बिंदु P, Q, R व S भुजाओं क्रमशः भुजाओं AB, BC, AD, AB और BC के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। लिखना ये मैं पहले लिख पा चुका, ये चल रहा है रिवीजन। तो यहाँ पे आपके दिमागों में चीज़ों को बैठाना है ताकि आप रिवीजन में अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाओ। चलिए, क्या हमें प्रूव करना है, टू शो यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले मिला लो। अब यहाँ बहुत सारी बातें सिद्ध हो सकती हैं, क्या सिद्ध करेंगे वो हम अभी यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। उसको बाद में लिख देंगे क्या सिद्ध करना है, देखते हैं कि हम सिद्ध कर क्या सकते हैं।
है ना। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम PQRS को मिला दें, Q से मिलाओ, Q को S से मिलाओ, S को R से मिलाओ और R को Q से क्या बनाइए? चतुर्भुज। चतुर्भुज। आयत को कैसे बताया? तुमने नाप लिया ये वाला? नहीं नापा ना अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर चतुर्भुज आया है और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो त्रिभुज आया है। इतनी जानकारी है हमारे पास। यहाँ भी थोड़ी ना पता था कि ये सारे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। अब बताओ यहाँ क्या हो सकता है? पता नहीं। ठीक, ऐसा करो, हमारे पास तो मध्य बिंदु फिर में त्रिभुज में लगती है और त्रिभुज में तब लगती है जब उसके मध्य बिंदु हो। यहाँ पे तो कोई त्रिभुज ऐसा दिख ही नहीं रहा। जिसके मध्य बिंदु ये है, इसका कोई मध्य बिंदु नहीं, ये है, इसका कोई मध्य बिंदु नहीं। क्या करें? ऐसा करते हैं, एक विकर्ण बना लेते हैं, DV विकर्ण बना लेते हैं। ये हमने की कंस्ट्रक्शन। विकर्ण यानी डायगोनल DV खींचे या कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल DV बाय यूनिट पॉइंट B एंड D। समझ आ गया? समझ आने के साथ में नींद आ रही है? चलिए, तो अब हमें ये त्रिभुज दिख रहा है। आप देखो, त्रिभुज ADB में ये त्रिभुज हमें दिख रहा है, त्रिभुज ADB। और ADB में हम देख रहे हैं कि Q है मध्य बिंदु AD का और R है मध्य बिंदु AD का। यानी इस त्रिभुज में ये जो QR आया है वो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आया। कौन सी दो भुजाएं? AB और AD। तो ये जो दो मध्य बिंदु को मिलाने से जो भुजा आई है, ये किसके समांतर और किसकी आधी होनी चाहिए? DB के समांतर होनी चाहिए और DB की आधी। ADB में Q तथा R क्रमशः किसके? AB के क्या है? मध्य बिंदु है। कौन से प्रमेय लगी? MPT लगी मध्य बिंदु में। और इस मध्य बिंदु प्रमेय से QR आधा हो गया किसका? DB का तथा QR आधा हो गया ये समांतर का दिशा। और ये कौन से प्रमेय से हुआ? मिड पॉइंट MPT बाय MPT। इसी प्रकार अगर इधर आ जाओ तो PS समांतर DB। आप देखो, P इसका मध्य बिंदु है, S इसका मध्य बिंदु है। ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। If we join midpoint of two side of triangle, then it will be parallel to third side as well as half of it. तो इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड आया वो तीसरी भुजा के समांतर होगा और तीसरी भुजा का आधा होगा। बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली का मतलब दोबारा वही काम कर रहे हैं जो अभी किया है। पुनः PS बराबर हो जाएगा half of DB PS समांतर है DB लिख दो, कोई वहाँ ऊपर DB लिखा है, यहाँ पे DB। अब जरा देखना, QR जो है वो आधा है DB का और PS भी आधा है DB का, यानी आधा DB इन दोनों के बराबर है। और यूक्लिड ने बताया थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू, इसका मतलब क्या होना चाहिए? देन वी हैव QR बराबर है आधा DB और PS बराबर है आधा DB। यहाँ से हम पता लगेगा QR बराबर और इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, दोनों ही DB के समांतर है, तो ये आपस में भी एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी शायद 8.8 है या 8.7 है,
कि किसी चतुर्भुज में एक भुजा का युग्म, एक भुजा का आमने सामने वाली भुजाओं का यदि बराबर और समांतर है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। यानी अगर आपके पास कोई चतुर्भुज है, इसकी एक जोड़ा समांतर भी है और साथ साथ बराबर भी है, तो वो चतुर्भुज क्या चतुर्भुज बन जाता है? समांतर। तो ये जैसे हमने त्रिभुज में पढ़ा था एस एस एस, ऐसे एस है ना, कौन से ऐसे ही एक प्रमेय चतुर्भुज में भी है। वो प्रमेय ये कहती है कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाओं का जोड़ा अगर समांतर भी हो जाए और साथ साथ बराबर भी हो जाए तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है? आज देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में मैं देख रहा हूँ कि पी एस जो है वो समांतर है किसके? और पी एस जो है वो किसके बराबर है? यानी इस चतुर्भुज में ये वाले भुजा का जोड़ा ये भुजा इसके बराबर भी है और साथ साथ ये भुजा इसके समांतर भी है। तो ये क्या बन जाना चाहिए? यहाँ से ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होगा? समांतर। अब सवालों को उसने नया नया किया। उसने कहा कि ऐसा है, ये जो चतुर्भुज बना है, ये वाला चतुर्भुज जिसके मध्य बिंदु ये अगर आयत है तो ये वाला चतुर्भुज क्या होगा? अगर ये वर्ग है तो ये वाला चतुर्भुज क्या होगा? अब अलग अलग स्थितियां उसने उत्पन्न करी। आप इसमें फिर वो सवाल तो हम सब करा चुके, फिर आप उसमें देखोगे अगर ये मध्य बिंदु को मिलाने वाले को वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज तो बन ही चुका, आप इन दोनों भुजाओं को क्या करोगे? बराबर दिखा दोगे। कैसे दिखाओगे? अगर ये वर्ग होता, अगर ये वर्ग, सारी भुजाएं बराबर होती, उनके आधे भी, इसका मतलब इसका आधा इसके आधे के बराबर होता। इसका मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर होती? ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, और साथ साथ ये बराबर हो गए। और वर्ग में चारों कोण 90 होते तो ये वाला कोण 90 होता, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता। एस ए एस से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? ये वाली भुजा किसके बराबर आती? इसके बराबर आती। तो ये समांतर त्रिभुज जिसके दो आसन्न भुजाएं बराबर हैं क्या बन जाता? समचतुर्भुज। तो सवाल बन जाता है यार, यहाँ तक तो ऐसा ही होता जैसे इसमें हुआ है। बस एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि भाई ए बी सी डी जो है वो वर्ग है, अतः ये कोण 90 है, इसलिए ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कोण 90 90, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग, इसलिए ये वाली भुजा इसके बराबर। ये समांतर चतुर्भुज जो था वो क्या बन जाता फिर? समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है यदि उसकी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है यदि उसकी आसन्न भुजाएं बराबर। ठीक, अब आप इसे